नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार की नई सौगात, साइबर पंजीयन की शुरुआत। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत हो रही है। इसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी। संपदा 2.0 के माध्यम से अब प्रॉपर्टी दस्तावेजों का डिजिटल पंजीयन घर बैठे संभव होगा। डिजिटल मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता यह कदम नागरिक सेवाओं को नई गति और नई सुविधा देगा। इस नई व्यवस्था के माध्यम से संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी बनाना है। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की ईज ऑफ लिविंग और सुशासन की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब राजधानी भोपाल स्थित इस कार्यालय से कराई जा सकेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर की संपत्ति खरीद रहा है तो उसे संबंधित जिले में जाकर लंबी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्थान से पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और फीसलेस होगी। दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क भुगतान और पंजीयन डिजिटल माध्यम से होगा। इससे बिचौलियों की भूमिका घटने और समय की बचत होने की भी उम्मीद है। इस नई व्यवस्था का फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो विदेश में रहकर प्रदेश में संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं। वे बिना पंजीयन कार्यालय पहुंचे ऑनलाइन माध्यम से ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि अब रजिस्ट्री मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, यात्रा और अतिरिक्त खर्च कम होगा और आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। यदि यह मॉडल सफल रहा तो भविष्य में ऐसे साइबर पंजीयन कार्यालय अन्य जिलों में भी शुरू किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुशासन की दिशा में मोहन सरकार के बढ़ते कदम हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक नई शुरुआत और लोगों का जीवन कैसे आसान हो सके, कैसे वे तमाम जो उनको उलझने जाती थी रजिस्ट्री में, उनसे निजात मिल सके और एक ही जगह पर ये तमाम काम पूरे हो सके। तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कुछ देर में सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर जीपी माली जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, देखिए, साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत होने जा रही है, इस नवाचार को कैसे देखते हैं? देखिए अभिजीत जी, निश्चित रूप से नए नवाचार होने चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा है कि रजिस्ट्री जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को खरीदता है और उस प्रॉपर्टी के रक्षा और सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है, और लेकिन इसके बीच में अगर आप इतिहास देखें तो लोग फर्जी तरीके से किसी की संपत्ति को हड़प लेना, उनके कागज बना लेना, और उसके अनुरूप भी कोई व्यक्ति अगर जिंदा है उसको मरा घोषित कर देना, मतलब कि बहुत सी विसंगतियां थी, और जिसके तहत व्यक्ति अपने स्वयं मूल अधिकार से वंचित हो गए और उसके जो वंशज पीढ़ी होती थी वो भी उससे वंचित हो जाती थी। तो इसके तहत 2.0 संपदा जो सॉफ्टवेयर के रूप में साइबर ई रजिस्ट्री की जो नई पद्धति डाली गई वो निश्चित रूप से बड़ी पारदर्शी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना निवेश अब एनआरआई के रूप में विदेश में रह रहा है और वो चाहता है कि वो संपत्ति के रूप में यहाँ पे निवेश करना चाहे या किसी भी चीज में कैसे भी करना चाहे, तो वो एक सरल पारदर्शी प्रक्रिया है। क्योंकि हम आज जानते हैं कि अन्य देशों में प्रक्रियाएं बड़ी सरल हैं, कानून बड़े सरल हैं, और हमारे यहाँ देश में लगातार कानून को सरलीकरण बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें डिजिटाइजेशन है, उसमें एआई का प्रयोग है, और सुशासन के रूप में एक नई चीज के रूप में इसको लाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं तो निवेश भी बढ़ता है, लोगों में एक सुरक्षा की गारंटी आती है, और सुरक्षा की जब गारंटी आता है तो लोग अपने देश के प्रति अपने यहाँ संपत्ति को अपने यहाँ ट्रांसफर करना चाहें, उसको चाहे बेचना चाहें और उसको चाहे वो खरीदना चाहें, ये दोनों चीजें हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये अभी भोपाल से लागू हो रहा है, लेकिन सरकार की आगे वाली योजना है, मैंने जहां तक उनकी योजनाओं को पढ़ा है तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको लाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि इस सिस्टम में
जो ब्यूरोक्रेट होते थे वो भी काफी कुछ अनफेयर होते थे, उसमें भी काफी कुछ लेन देन चलता था और काफी कुछ चीजें वो गड़बड़ सड़बड़ कर देते थे, उल्टा सीधा कर देते थे। तो उसमें भी एक लगाम लगेगी, ई केवाईसी हो जाएगी उसकी। तो ये सिस्टम से क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये संपत्ति उसके मूल रूप से जिस संपत्ति है उसके, चाहे नामांतरण हो चाहे वटांकन हो, जिस तरह से है, तो वो नामांतरण भी राजस्व के रिकॉर्डों में चढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि रजिस्ट्री होने के बाद फिर नामांतरण होने में व्यक्ति को चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इस प्रोसेस से एक व्यक्ति को रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उसका दर्ज हो जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वहां के रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं, जो पटवारी के पास होता है वो भी, क्योंकि सारा सिस्टम डिजिटाइजेशन कर चुकी है सरकार, क्योंकि खसरा, खतौनी और जो भी है वो सब पूरा डिजिटल हो चुका है। तो इसके बाद ये अपने स्टेप बाय स्टेप कदम चल रही है, ये स्वागत योग्य है। और मैंने देखा है कि इस प्रोसेस के तहत दो लोगों ने इसकी रजिस्ट्री भी कराई है, एक नीदरलैंड के, एक हांगकांग के हैं। दो लोगों ने अपनी संपत्ति को यहाँ पे मध्य प्रदेश में खरीदा भी है। तो ये भी एक नया नवाचार के रूप में लोगों ने इसको वेलकम भी किया है। साथ साथ मैं कहूंगा कि जो नई जनरेशन है, जो उस प्रक्रिया को नहीं समझती, जो पटवारी और ये इस तरह से कैसे रेवेन्यू के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि वो डिजिटल युग में पैदा हुई है, तो उसके लिए ये बहुत सुगमता जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे बैंक के खाते हों, वो भी केवाईसी अपने घर में बैठ के हो रहे हैं, और इसी तरह से ये भी एक वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांग के, और उसका जो डिजिटल रूप से वेरिफिकेशन होके और वो पैमानी करके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट उसके ट्रांसफर हो जाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ जीपी माली जी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। जीपी माली जी, देखिए जिस प्रकार के लगातार नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किए जा रहे हैं, अब साइबर पंजीयन कार्यालय राजधानी भोपाल में खोला जाएगा, कितनी राहत इससे लोगों को मिलेगी और इसे प्रदेश के विकास से अगर जोड़कर देखा जाए तो प्रदेश के विकास में कितनी अहम भूमिका ये कार्यालय निभाएगा? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो सरकार का ये कदम निश्चित ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कदम में एक और स्टेप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इसमें कुछ लोचे हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अभी भी संपदा 2 हमारे यहाँ लागू है और उसमें साइबर तहसील जो होती है उसमें नामांतरण होते हैं, किंतु कोई जिला तो 12 नंबर कॉलम में इसको कर देता है, बाद में आप फिर तहसीलदार के पास जाइए, और कुछ लोग 3 नंबर कॉलम में भी कर रहे हैं। तो जो 3 नंबर कॉलम में भी कर रहे हैं, यदि किसी को लोन लेना है तो बैंक बोलता है नामांतरण ले आइए, अब तहसीलदार बोलते हैं ये तो ऑलरेडी 3 नंबर में नामांतरण हो गया साइबर तहसील से, तो मैं कैसे नामांतरण करूं? तो इसको ठीक करना होगा जो है। दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मैं मतलब जो पंजीयन हमारा विभाग है उसके आला अफसरों से, उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, पीएस है और मंत्री हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि लोअर लेवल पर आपको देखना होगा कि इसमें अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है जो है। अभी भी कोई मैं अगर अपनी रजिस्ट्री कराना चाहूँ यहाँ से जो है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मीन मेख निकाल ली जाती है जो है, तो उसको भी एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर हमें कराना होगा जो है। बाकी स्वागत योग्य कदम है बहुत, इससे लोगों को आसानी होगी। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया मेरे पूर्व वक्ता ने कि नीदरलैंड और दूसरी जगह से करा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल अच्छी है कि यूएसए में कोई आदमी बैठा है, वो अगर पंजीयन कराना चाहे तो उसको यहाँ आना पड़ेगा। तो यदि ये डाउनलोड कर लेता है इसको वो, तो वहां से आई स्कैनिंग से उनका वो हो जाता है, तो इससे निश्चित ही आसानी होगी। पहले पहले दुबई में इस प्रकार की सुविधा मिला करती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी नई शुरुआत। नहीं देखिए, दुबई अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे देश हैं जो है। इसमें स्वीडन है, मेरा जहां तक ज्ञान है, स्वीडन ने सबसे पहले इसको चालू किया था। और वो पहले अभी भी उनका ये था कि 1 महीने पहले आप अप्लाई करिए और 1 महीने तक पूरी जमीन की वो सर्च करते हैं, इसके बाद वो रजिस्ट्री करते हैं जो है। तो ये ऐसे कई देश हैं, इसमें दुबई अकेला नहीं है जो है। तो अच्छा है, कम से कम हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और हमारा देश चूंकि बहुत बड़ा है, दुबई और ये बहुत छोटी कंट्रीज है, स्वीडन में भी बहुत छोटी कंट्री है, मगर 140 करोड़ के देश में हमारे इसमें ही बड़ी दिक्कत है जो है।
पहले अब हमारे यहाँ भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे बॉम्बे का आदमी या भोपाल की रजिस्ट्री करा सकता था जो है, हम्म। हमारे यहाँ वो सुविधा तो पहले से उपलब्ध थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाला आदमी जो है यहाँ दूसरे पूरे भारत में कहीं भी रजिस्ट्री करा सकता था। मगर अब इससे हमारे जितने भी स्टेट हैं सारे एक दूसरे के ट्रांजैक्शन बड़े इजी हो जाएंगे। और यदि बाहर भी कोई पोस्टेड है, एक और दिक्कत होती थी कि 10 किसी की डेथ हो गई और उसके 10 वारिस हो गए, तो 8 वारिस तो यहाँ है और 2 वारिस विदेश में है, तो उनमें भी रजिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती थी। उसमें भी बड़ी आसानी हो जाएगी अब मुझे लगता है। जीपी जी, देखिए कई ऐसे तो काम हुआ स्थिति करते। जी जी, बात पूरी कीजिए आपने। जी जी, नहीं निश्चित ही सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, भूपेंद्र सुलेर जी, क्या लगता है, क्या इस मॉडल को दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा? जी, निश्चित रूप से सरकार की योजना है कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाना है। और जैसे अभी सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि इसको ये मुझे भी पता है कि 2.0 वाला संपदा का जो है सॉफ्टवेयर है वो पहले से लागू हो गया, लेकिन उसमें नई चीजें आती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा रजिस्ट्री ऑफिस में जो बिचौलिया जो दलाली प्रोसेस था, वो उसके बिना कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसके प्रोसेस से क्रॉस ना करके जाता हो। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि इसमें भी अभी ये इस तरह से जो कठिनाई है, तो वो निश्चित रूप से वो ये कि जब तक जो अधिकारी है जो उसका पासवर्ड है और जो उसका डिजिटलाइजेशन सिग्नेचर से होगा, तो वो उसको जरूर उसको एक्टिव होना पड़ेगा और उसको अपनी मानसिकता उस तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सी बड़ी चीज महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग अधिकारियों को सेट कर लेते हैं और वो उनका शेयर रहता है, वो डायरेक्ट ना लेके इस तरह से कहते हैं उनके थ्रू आ जाइए और मैं कर देता हूं। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसको लिए भी सरकार जब पारदर्शिता ला रही है तो सारे सिस्टम में पारदर्शिता आए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए। तो ये निश्चित रूप से। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये है कि जो अभी टेक्निकल चीज बताई बतांकन 12 और 3 में, तो ये जो विसंगति है सरकार को निश्चित रूप से देखनी चाहिए कि जिस तरह से, क्योंकि व्यक्ति अगर कभी भी उसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखने से कहीं लेना है या कोई लोन लेना है, और इस तरह से अगर ये टेक्निकल चीजें नहीं सॉल्व हो पाती हैं, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी के साथ चलने की जो पद्धति है वो कहां तक सार्थक होगी, ये प्रश्न लगाती है। तो ये जो अभी पूर्व अधिकारी ने जिस तरह से बताया, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी किसी को अपने मॉर्टगेज रखता है या अपनी लिमिट बनाता है या बैंक के थ्रू लोन लेता है, तो ये सारी चीजों बारीकी सरकार को, उनको भी जो टेक्निकल पॉइंट है उनको भी खत्म करने चाहिए। साथ साथ ये बात महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो कि जिस तरह से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद जब नामांकन होता था, तो वो सारी प्रॉपर्टी क्या उनके जो वारसाने होते उनके साथ आ जाते थे। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि वो क्या है कि उनको लाना, फिर वो आना और ये इस तरह से चले जाना। तो वो कोई विदेश में शिफ्ट है, तो वो अगर वो वहां से डिजिटाइजेशन रूप से कर देता है और वहां से उसका वेरिफिकेशन अपनी उसकी आईटी के थ्रू हो जाता है, तो ये बहुत नवाचार है और ये इससे बहुत सुगमता जाएगी लोगों को। क्योंकि कई लोग इसीलिए विदेश में जो रहते थे और वो इसीलिए भारत में निवेश करने से सकते थे कि प्रॉपर्टी ले ली, कहीं किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने अपने नाम से कर ली है, इस तरह से, तो वो वहां पे उस रूप से देख सकता है और उसको अपने हिसाब से क्योंकि रेवेन्यू जो क्षेत्र है भारत का जो है, स्टेट का जो है, वो बहुत जनरेट करता है मनी को, और जो जनरेट करता है उसमें करप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये करप्शन के ये लोग जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस बनती है तो उसके लूज पोज भी निकाल लेते हैं ये लोग अपने साइड बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा महकमा है। और मैं आपको बताऊं कि एक पटवारी जो होता है, जो कि एक छोटा सबसे रेवेन्यू का अधिकारी होता है, वो खुद अपने लिए असिस्टेंट 3-4 रखे रहता है। और तो ये बताइए कि इस तरह से जब प्रक्रिया चल रही है और ये सरकार, तो आप बताइए कि वो कितना रेवेन्यू अब उसका पास करप्शन का पैसा जनरेट होता होगा, और इसी कारण तो वो उस तरह से देता होगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके साथ जो उसके लूज पॉइंट है, जो उसकी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को भी दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ चले और हमने उन विसंगतियों को दूर नहीं किया, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो हम चाहते हैं, सरकार जो चाहती है, वो निश्चित रूप से नहीं आ पाएगा। लेकिन तब भी उसके बाद हम अच्छी कामना करेंगे, ये सोचेंगे कि सरकार का ये अच्छा कदम है, क्योंकि डिजिटाइजेशन
डिजिटाइजेशन देने से क्या है, वेरिफिकेशन हो जाना, कभी किसी को किसी की संपत्ति लेना, तो वो अपने घर बैठ के देख सकता है, क्योंकि पहले रजिस्ट्री ऑफिस में जाए और उस तरह से रजिस्ट्री ऑफिस में जाके फिर बिल्कुल। वो उसकी प्रक्रिया करे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। उस प्रोसेस से वो खुद अपने सिस्टम में देख सकता है और नेट के द्वारा देख सकता है, तो ये प्रक्रिया सरल होगी। ठीक। लेकिन तब भी जो जिस तरह से पूर्व अधिकारी ने बताए हैं, जिस तरह से, और मुझे भी इस तरह से लगा, तो ये भी इसके जो साथ में जो पीछे काम करते हैं जो लोग, और जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं करप्शन का, तो वो उन लोगों के लिए कहीं से कहीं उनको कानून में इस तरह से लाना चाहिए कि व्यक्ति, पहले नंबर उस व्यक्ति के पास सहजता से वो काम हो जाए, अगर जो उस नियम से है, और क्योंकि वो अधिकारी लोग ही उसको थोड़ा सा जटिल बना देते हैं, इसलिए वो प्रोसेस के थ्रू बाईपास चला जाता है। तो ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। बाकी ये कदम सरकार का बहुत ही सराहनीय है। जी जीपी माली जी, देखिए पहले दस्तावेजों में हेरफेर करके कई प्रकार के फर्जीवाड़े कर लिए जाते थे, लेकिन अब दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि अब जो फर्जीवाड़े होते थे उन पर अंकुश लगेगा? मुझे लगता है अंकुश तो लगना चाहिए, क्योंकि पहले मैन्युअली जब हम करते थे उस समय जो है कई बार जो है सुपरविजन की कमी से उसमें दस्तावेजों में निश्चित ही फर्जीवाड़ा हो जाता था। तो ये जो सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इससे फर्जीवाड़े पे रोक लगने की बिल्कुल संभावना है। दूसरा एक बात और थी कि पहले जो है फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाया करती थी, इससे चूंकि अब आई स्कैन होती है, तो अब फर्जी रजिस्ट्री की संभावना भी मुझे लगता है कि काफी कम हो जाएगी। जीपी माली जी, अभी आपने कहा था कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अब जब सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है, वे भ्रष्टाचार कैसे यहाँ पर हो रहा है? देखिए क्या है, अभी भी जो सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं ये लोग, रजिस्ट्री वाले, जिसके पास ये लाइसेंस होता है स्टाम्प का, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ना। वो तो पैसे मांगते ही हैं आपसे, आप रजिस्ट्री कराने पहुंच जाइए, जो है आप कुछ भी ले आइए। तो इसको तो आपको रोकना पड़ेगा ना, जो है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अभी भी पैसे लिए जा रहे हैं। जो है आप कुछ भी, सरकार कुछ भी करती रहे, उससे क्या होगा जो है। बिल्कुल, तो इन तमाम चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो एक ग्लिच की आप बात कर रहे हैं, तमाम सारे ऐप में ग्लिच आते हैं, उसको लेकर अक्सर परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन जब हम अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ठीक करते हैं, डिजिटल कर देते हैं, तो ये सब तमाम चीजें भी ध्यान देने योग्य हो जाती है। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम देखते हैं कि आए दिन डिजिटल अरेस्ट जैसे केस सामने आते हैं, साइबर फ्रॉड कर लिए जाते हैं, लोगों के खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो क्या जब ये दस्तावेज डिजिटल हो रहे हैं तो खतरा और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। देखिए, जो भी सरकार करती है उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सिस्टम क्या है। जैसे डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें, यदि लोगों को पता है कि ये इस तरह का कोई विभाग ही नहीं होता, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है कि इस तरह के भी कोई डिपार्टमेंट होते हैं, वो फर्जी डिपार्टमेंट बता करके अपने आप को और लोगों से पैसे हट रहे हैं जो है। तो इसी तरह से जो भी ये भी हो रहा है, इसका भी प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सिस्टम क्या है, कैसे इसकी प्रक्रिया क्या है जो है। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए एक समय वो हुआ करता था जब फाइलों में काम अटका दिए जाते थे। पहले एक बाबू के पास फाइल, फिर दूसरे बाबू के पास फाइल, लेकिन उससे तो कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है ना? देखिए, निश्चित रूप से गति तो आई है कामों में, पारदर्शिता भी आई है। लेकिन ये कहा जाए कि रेवेन्यू में पूरा साफ सुथरा हो गया है काम, तो ये अब वो उसको नए ट्रेंड से, जैसे भाई साहब बताया, सर्विस प्रोवाइडर, अब नाम कितना अच्छा है सर्विस प्रोवाइडर, अब लेकिन वो सर्विस पहले आपसे अपनी सर्विस ले लेते हैं, उसके बाद वो सर्विस देते हैं। तो ये जो चीजें है ना, तो वो इस चीज को आप नकार नहीं सकते अभी, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ जितनी आबादी बहुत ज्यादा है, दूसरी बात अवेयरनेस का प्रचार प्रसार की कमी है, लोग वाग उस लफड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते। कई लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो वो लास्ट तक लड़ते हैं, तो वो उनका काम होता है। तो ये सब जो जो चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे आएंगी। लेकिन तब भी जब जिस तरह से साइबर रजिस्ट्री होगी, उसके दुष्परिणाम भी हमको के लिए पहले से ही सचेत होना पड़ेगा कि कहीं इस तरह से लोग, जिस तरह से हमने देखा है कि जैसे तरह से यूपीआई का डिजिटाइजेशन हुआ, मनी का जिस तरह से हुआ, और उसके तहत लोगों ने उनके अकाउंट को खगालना शुरू कर दिया, इसी तरह से इसमें कहीं से सेंधमारी ना हो जाए। तो भविष्य में, क्योंकि क्या है, लोग अपना पैरेलल आईटी का जिस सेक्टर जिस तरह से बढ़ता है, उसके तहत क्राइम का भी सेक्टर उस तरह से बढ़ता है लोग। तो जिस तरह से है, तो उसके
उसके बीच में हमको आज से ही उसकी चौकसियां करनी जरूरी है, क्योंकि हमने जब डिजिटाइजेशन का जिस तरह से यूपीआई आया था उस तरह से उसकी संभावनाएं नहीं सोची थी, और आज देखिए आज उस वो वरदान की जगह अभिशाप भी साबित हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी आई है तो निश्चित रूप से पारदर्शी तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं टेक्नोलॉजी के। तो साइड इफेक्ट्स को पहले से अगर वो कर लिया जाए, उसकी सिक्योरिटी टाइप के कुछ जिसको कह सकते हैं पासवर्ड कोडिंग वगैरह सिस्टम हो, जैसे आधार कार्ड इस तरह की गई है, जिस तरह से यूपीआई सिस्टम की गई है, इसी तरह से इसकी कोडिंग वगैरह हो। क्योंकि अगर ये सब साइबर के थ्रू है तो इसमें कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि हमारे कई हजार अकाउंट को हैक कर लिया गया इस तरह से, तो ये भी इसकी संभावना बिल्कुल है। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को उतना ही एडवांस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस साइबर क्राइम के अगेंस्ट हमारा टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा एडवांस होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं हुआ तो वो टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से कई बार हम लोगों को, क्योंकि मैनुअल काम बंद हो जाएगा, फिर वो अगर इस तरह से काम हुआ और साइबर कहीं से कुछ इफेक्ट हो गया, जिस तरह से सर्वर हो गया, जिस तरह से हम देखते हैं बैंकिंग प्रोसेस में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो तो अगर 5-6 घंटे ही अगर डाउन हो गया तो अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें भी सरकार को अपने क्योंकि निश्चित सरकार तौर पर जब ध्यान देने अपनी योग्य है ये वाहवाही सब। और जी जी बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात, जिस तरह से साइबर के जो क्राइम बढ़ रहे हैं उन पे भी सरकार को उस तरह से पैरेलल काम करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो फिर बाद में दिक्कत जाती है। ठीक है। तो जब भी हम कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करें तो उसके जो हानि है उसके बारे में भी हम कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव पर भी ध्यान तरीके देना से जरूरी उसके है। ठीक है, ठीक है। देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र सोलेरी जी आपका बहुत शुक्रिया। जीपी माली जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत मुख्यमंत्री धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव नई सौगात देने जा रहे हैं। साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत अब राजधानी भोपाल से होगी और इसमें 75 प्रकार के जो दस्तावेज हैं जिनकी रजिस्ट्री अब एक ही जगह से हो पाएगी। यानी कि अगर आप किसी दूसरे जिले की रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं और 75 प्रकार के दस्तावेजों में वो आते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही वो काम आपका पूरा हो जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।